बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सो बेसिकली ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है ऑफ वीक 8 और ये हमारा ऑनलाइन क्लासेस के सिलसिले में भी पहला लेक्चर है। इस लेक्चर में हमने जो बातें देखनी है वो ये कि आप जब अपना कोई एल्गोरिदम डेवलप कर रहे हैं, एक तो उस एल्गोरिदम को डेवलप करने के बाद उसकी टेस्टिंग या डिबगिंग किस तरह से होगी, या फिर डेवलप करने से पहले हमें उसके लिए क्या कोई टेस्ट केसेस लिख लेने चाहिए या कोई ऐसे प्रोग्राम्स लिख लेने चाहिए जो ये बता सकें कि जो हमारा एल्गोरिदम है वो करेक्ट है कि नहीं। और करेक्ट से हमारी क्या मतलब थी कि वो किसी लूप में जो है वो नहीं फंसना चाहिए और उसको जो इनपुट दी जाए उसके ऊपर उसको करेक्ट आंसर जो है वो देना चाहिए। आगे आके हम करेक्ट की डेफिनेशन भी देख लेते हैं। स्लाइड्स जो हैं वो मैंने अपलोड कर दी हैं इसके मुतालिक, तो अब हम इसको देख भी लेते हैं। सो बेसिकली जो हमारा टॉपिक है वो टेस्टिंग के ऊपर है और होमवर्क 3 इस हफ्ते में मैं आउट कर चुकी हूँ। और हमारे पास जो डिस्कशन होगी वो कुछ म्यूटेबल वर्सेस इम्यूटेबल डाटा के ऊपर भी होगी। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी एग्जांपल हम देख लें। हमने एक क्लास में डिस्कस किया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितनी इन्वॉल्व हो गई है इस टाइम पे। तो यहाँ पे ये हम एक ह्यूमनॉइड रोबोट है जिसने जो है वो कुछ ही अरसे के अंदर एक मिडिल स्कूल जिमनास्टिक, मतलब एक जैसे इंटरमीडिएट है, बिगनर है, प्रोफेशनल है, तो कुछ ही महीने में ये जो रोबोट है ये सीख चुका था कि एक प्रोफेशनल ह्यूमन लेवल की एक्रोबैटिक्स कैसे करते हैं। इसका मतलब ये है कि एआई सीखते सीखते यानी लर्निंग जैसे ह्यूमन करते हैं इसी तरह से हम जो रोबोट के अंदर भी एम्बेड कर देते हैं। लेकिन वो बात वहीं पे रहती है कि जो रिसोर्सेज हैं वो हमारी हमेशा लिमिटेड ही रहेंगी। तो हम एल्गोरिथम की करेक्टनेस के ऊपर बात कर लेते हैं पहले। सो करेक्टनेस के लिए मैंने आपको बताया था कि ये वाली बुक है जो आपने फॉलो करनी है, विच इज़ ऑफ एल्गोरिदम, इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिदम्स और बाय कॉलमन। और ये बुक आपको इंशाल्लाह चूँकि आगे भी पढ़नी पड़ेगी तो फिर अभी भी आप इसको बाय कर सकते हैं या फिर अपनी लाइब्रेरीज में जाके इसको चेक कर सकते हैं। इसके पहले 2 चैप्टर हमने देखे हैं। सो करेक्टनेस की डेफिनेशन को रिव्यू कर लेते हैं। हमने कहा था कि एल्गोरिदम हमारा जो है वो करेक्ट तभी होगा अगर फॉर एवरी इनपुट इसकी जो वैल्यू है वो करेक्ट आए आउटपुट के केस में, और ये फॉर एवर ना रन हो, ना ही कोई एरर कॉज करे। तो अब हमने साथ ये भी डिस्कस किया था कि इनकरेक्ट एल्गोरिदम्स वो होंगे जो कि या हमेशा चलते रहेंगे या फिर वो क्रैश कर जाएंगे और या फिर वो कभी भी करेक्ट आंसर नहीं देंगे। लेकिन हमने कहा था कि करेक्ट आंसर ना देना ये भी जो है ना एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अगर कोड आपका चलता जा रहा है, जैसे फर्ज करें हमेशा ही चलता जा रहा है, आपका एल्गोरिदम इन्फिनिट लूप में है, तो वो चलता जा रहा है तो मे बी आपने कोई अप्रॉक्सीमेशन करनी हो, जैसे आप पाई की वैल्यू जो है वो बना रहे हो, तो वो पाई की वैल्यू हर आइट्रेशन के बाद और बेहतर होती जा रही है, यानी कि इन टर्म्स ऑफ प्रिसीजन बेहतर होती जा रही है, तो आपकी अप्रॉक्सीमेशन बेहतर हो जाएगी। तो हम जो फॉरएवर लूप्स रन हो रहे होते हैं उनको भी हम यूज़ कर सकते हैं एक यूज़फुल मैनर के अंदर। सो क्वेश्चन ये है कि अब मालूम कैसे हो कि जो आपने एल्गोरिथम लिखा है वो करेक्ट है कि नहीं। तो करेक्ट के लिए हमने कहा था कि वो लूप में नहीं फंसना चाहिए और हर इनपुट के ऊपर उसको सेम आउटपुट जो है वो देनी चाहिए। तो ये 2 बातें तो शायद हम चेक कर ही पाए। तो यानी एक और तीसरी बात ये थी कि उसको क्रैश नहीं करना चाहिए या उसको एरर नहीं आना चाहिए, ये बातें थी इसकी करेक्टनेस के ऊपर। तो अगर एल्गोरिथम के लेवल के ऊपर बात करें तो हम तो या तो फॉर्मल रीजनिंग कर सकते हैं कि ये इस वजह से चलता है कोई, कि अगर 1 हो तो फिर ये लूप इतनी दफ़ा चलेगा और एंड पे ये करेगा और इस तरह से इंस्ट्रक्शन कन्वर्ज करेंगी, या हम अपने एल्गोरिथम का कोई मैथमेटिकल प्रूफ कर सकते हैं कि ये इस वजह से चलेगा। लेकिन जब आप कोड लिख लेते हैं, आप प्रोग्राम्स बना लेते हैं, तो फिर उसके लिए क्या किया जाए, उसको किस तरह से टेस्ट किया जाए, तो उसको भी हम जो है ना वो टेस्टिंग के थ्रू चेक कर सकते हैं। टेस्टिंग का मतलब ये है कि मैंने अगर लेट्स से कोड लिख दिया है सर्चिंग का कि इफ़ जो है वो मेरी एक्स जो है वो मैच कर देता है मेरी गिवन वैल्यू से, अगर मैं अरे के अंदर सर्चिंग कर रही हूँ और ये मेरी अरे है विच इज़ 1 2 5 7 -2, और जो मेरी वैल्यू है वो है 3, तो मैं कहती हूँ अगर ये बराबर आ जाता है तो शो करे के फाउंड और रिपोर्ट कर दे हमारा x, और एल्स के केस में जो है वो हमारे x में एक इंक्रीमेंट करता जाए और ये लूप कॉन्टीन्यूसली एग्जीक्यूट होता जाए जब तक कि हमारी जो x है इट इज़ लेस देन द लेंथ ऑफ आवर अरे a।
ठीक है, ये हमने कोड तकरीबन लिख दिया, एक रफ सा कोड लिख दिया। ये क्या कर रहा है, ये सर्च कर रहा है इस वैल्यू को इस पूरी अरे के अंदर से। इसमें कोई प्लस माइनस हो सकते हैं, लेकिन जस्ट फॉर एन एग्जांपल हमने लिखा है। अब ये आपका एक ब्लॉक है, मे बी इस पूरे ब्लॉक का नाम आप रख दें कि ये मेरा सर्च ब्लॉक है। तो अब आपने ये जब प्रोग्राम लिखा है तो एक तरीका तो ये है कि आप इस पूरे यूनिट की से एक सिंगल ब्लॉक की टेस्टिंग करें। तो ये बेसिकली ब्लॉक टेस्टिंग हो जाएगी, इंडिविजुअल ब्लॉक्स को आप टेस्ट करें कि वो सही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अपने टेस्ट केसेस दें, वैल्यू चेंज करके देखें, वैल्यू को 1 दे के देखें, वैल्यू को -2 दे के देखें, वैल्यू को 5 दे के देखें, या वो जो नहीं है तो मल्टीपल टेस्ट केसेस दे के देखें और फिर बताएं कि ये किस तरीके के साथ चलता है कि नहीं। अगर ये सही चल रहा है तो इसका मतलब है कि आपका प्रोग्राम मोर और लेस सही चल रहा ही होगा। दूसरा तरीका ये है कि आप डिबगिंग करें। डिबगिंग वो है जो हम क्लास में करते होते थे, जो कि हम देखते थे कि स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन कैसे करनी है। यानी हम जो है वो पहले कहते थे स्टार्टिंग वैल्यू x की जो है वो 0 है, लेंथ जो है वो उसकी लेट से इस टाइम पे 5 है। फिर हमने वाइल की ये पहली इंस्ट्रक्शन चलाई कि 0 इज़ लेस देन 5, तो फिर क्या करे, इधर आए, फिर ये लाइन चेक करे, फिर नेक्स्ट स्टेप ये है, फिर नेक्स्ट स्टेप ये है, नेक्स्ट स्टेप ये है, सो ऑन। हम स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन जब चेक करते हैं तो ये डिबगिंग है। तो एक ये जब ये डिबगिंग जो है वो ह्यूमन करे तो फिर मैं इसको ड्राई रन ड्राई रन कहती हूँ, और वैसे भी इसको ड्राई रनिंग ही कहते हैं। और अगर ये सेम काम कंप्यूटर करे तो फिर हम इसको डिबगिंग बोलते हैं। ड्राई रनिंग भी डिबगिंग है और कंप्यूटर की टर्म्स में इसको डिबगिंग कहते हैं। ड्राई रनिंग स्पेसिफिकली वो है कि जब आप खुद अपने पेज के ऊपर कर रहे हैं। तो कंप्यूटर की डिबगिंग अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। अच्छा, अब ये सारी ब्लॉक टेस्टिंग और सब कुछ करने के बाद भी क्या आप ये कह सकते हैं कि आपका प्रोग्राम सही चलता है कि नहीं चलता? आप शायद अभी भी ना कह पाए कि हो भी, ये भी चांस हो सकता है कि कोई वैल्यूज ए की बहुत ज़्यादा हो जाए आपकी अरे की, तो कहीं पे किसी पॉइंट पे जाके वो फेल हो जाए। तो हम श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते, हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम जो केसेस टेस्ट केसेस आप बनाएंगे तो उतना ही आप श्योरिटी के करीब होंगे कि हाँ ये तकरीबन चल रहा है। लेकिन हो सकता है कोई ऐसी इनपुट आ जाए जिसके ऊपर ये ना चले। मैंने एक एग्जांपल ये बायोप से ली है जो कि साइन वेव की ड्राइंग है। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि डिबगिंग अगर करनी हो तो किस तरीके से की जाती है। तो मैं करूँगी ये कि ये मैं इसको यहाँ से ड्रॉप करती हूँ नीचे, और मैं यहाँ से कंट्रोल ब्लॉक्स के अंदर है एक डिबग का ब्लॉक, मैं पिक करूँगी, वो मैं इधर ड्रैग करूँगी और मैं इसको कनेक्ट कर दूँगी। अब अगर मैं इसको पहले मैं आपको ना इसको वैसे प्ले करके दिखाती हूँ विदाउट डिबग ब्लॉक। तो अगर मैं इसको यहाँ से प्ले करती हूँ तो आप ये देखें कि एक साइन वेव जनरेट हो रही है बहुत प्यारी सी, और एक साइड पे जो है वो सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पे पता चल रहा है कि ये पीरियोडिकली मूव कर रही है। ये जो एग्जांपल है ये बेसिकली हमारे पास है इसके अपने प्रोजेक्ट्स की, ये साइन वेव एग्जांपल प्रोजेक्ट्स में। अब मैं इसको क्या करती हूँ, मैं आपको डिबग के साथ चला के दिखाती हूँ कि डिबग के साथ क्या करना हो हमने। तो ये डिबग मैंने यहाँ ड्रैग किया और यहाँ पे इधर ले आई। अब मैं इसको प्ले करूँगी तो अब आप देखिए क्या होगा। जब मैंने प्ले किया अभी यहाँ पे रुक गया है, जहाँ मैंने डिबग लगाया था वहाँ स्टॉप हो गया। अब मैं यहाँ से क्लिक करती जाऊँगी, एक स्टेप क्लिक करूँगी तो वो एक स्टेप क्लियर होगा, एक स्टेप मूव होगा। अब क्लियर का पहले फिर इंस्ट्रक्शन कॉल हुई है, सारा कुछ क्लियर हो गया। लोकेशन का कॉल हुई लाइन, फिर लोकेशन हो गया, फिर नेक्स्ट किया, उसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी, स्क्रिप्ट वेरिएबल बना। फिर उसके बाद जब सेट होना था, सेट के अंदर चूंकि कोई और ब्लॉक यूज़ हो रहा था तो वो उस ब्लॉक के अंदर भी गया, उसने उसका काम किया और फिर वापस आया। इसी तरह से डिलीट के अंदर 2-3 ब्लॉक्स यूज़ हो रहे हैं तो डिलीट के अंदर भी स्टेप कर करके जो है ना वो अंदर जाता जाएगा और उनको सॉल्व करके फिर बाहर वापस आएगा। ठीक है, इस तरह से आप जो है वो डिबगिंग करनी हो तो आप एक एक स्टेप करके चला के देख सकते हैं, तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि आपका कोड चल रहा है कि नहीं। तो आगे जाने से पहले हम ये देख लेते हैं कि म्यूटेबल और इम्यूटेबल डाटा में क्या फ़र्क होता है। तो म्यूटेबल का मतलब है कि ऐसी चीज़ जो कि चेंज हो सके, और इम्यूटेबल का मतलब है कि जो चेंज ना हो सके। तो अब इससे मुराद क्या हमारे पास प्रोग्रामिंग में, इससे प्रोग्रामिंग में जैसे लेट्स से कि अगर मैं करती हूँ कि a=1 कर देती हूँ, तो होता यह है कि मेमोरी के अंदर जो है वो 1 जो है किसी लोकेशन पे सेव हो जाएगा, और ए जो है वो इसको पॉइंट करना शुरू हो जाएगा, और ए जो है वो एड्रेस होगा जहाँ पे 1 पड़ा हुआ होगा।
लेकिन अगर जो है वो मैं a इक्वल टू 2 करती हूँ, तो अब आपके ख्याल में जो वैल्यू है वो 1 की ही चेंज होके 2 हो जाएगी, या फिर इस तरह से होना चाहिए कि जो मेमोरी में आपका 1 है वो इधर ही रहे और फिर 2 जो है वो कहीं और बन जाए और a इसको पॉइंट करना शुरू कर दे और a की जो वैल्यू है वो अब एक नया एड्रेस हो जो कि 2 का है। तो अब आपके लिए तो ये आपको ऐसे ही लग रहा है कि आप सेम वेरिएबल की जो है ना वो वैल्यू चेंज कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में मेमोरी में इन दोनों में से कुछ लैंग्वेजेस में ये वाला काम हो रहा होता है। तो अब ये वाला जो काम है ये क्या है, ये हम कहते हैं कि ये इम्यूटेबल डाटा बन गया। सो हमारे पास इम्यूटेबल डाटा का मतलब यह है कि जब आप सेम डाटा यानी सेम मेमोरी लोकेशन के अंदर या फिर सेम एड्रेस के हिसाब से ही चेंजेस नहीं करते, तो फिर वो इम्यूटेबल डाटा यानी कि आपको जब सेम वेरिएबल में चेंज कर रहे हैं तो आप एक दूसरा मेमोरी एड्रेस ले रहे हैं और उस मेमोरी एड्रेस के अंदर वैल्यू को सेव कर रहे हैं, तो ये इम्यूटेबिलिटी आ जाती है। अब आप कहें कि ये 1 तो इधर ही लिखा हुआ, इसका होगा क्या? अब इसका क्या होगा, इसके जो एड्रेस है वो अब हमें नहीं पता। तो जब एड्रेस नहीं पता तो ये मेमोरी के ब्लॉक के अंदर कुछ भी पड़ा हो सकता है, इससे पहले भी कुछ भी पड़ा हो सकता है। तो अब ये हमें ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की ना। तो अब जब कभी भी कोई नई वैल्यू बनाएगी तो विंडोज़ को ये पता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को ये पता है कि ये वाली जो लोकेशन है ये फ्री है, इसके अंदर चाहे पड़ा कुछ भी हो। अब वो क्या करेगा, जब भी कुछ और इसने टाइप करना होगा तो वो इस लोकेशन को ओवरराइड करके कोई एक नई बात लिख देगा। लेकिन इस टाइम पे ये ओएस के लिए फ्री है और ए जो है वो अब इस लोकेशन पे है। जब आप पाइथन के ऊपर जाएंगे तो पाइथन में जब आप इसको ए इक्वल टू 1 करना, फिर आप इसकी आईडी प्रिंट करके देखना और ए इक्वल टू 2 के बाद इसकी आईडी प्रिंट करके देखना, तो ये आपकी डिफरेंट होगी। इसको हम इम्यूटेबिलिटी कहते हैं। म्यूटेबल का मतलब ये है, पाइथन में अमूमन जो हमारे वेरिएबल्स हैं, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो इम्यूटेबल होती हैं। म्यूटेबल का मतलब ये है कि जैसे आपने कोई लिस्ट बना ली है, लिस्ट आपने बनानी थी 1 2 एंड 3, और फिर थोड़ी देर बाद आप फिर अपनी लिस्ट के अंदर जो है वो कोई एलिमेंट ऐड कर देते हैं, लेट्स से 5। तो मेमोरी में अगर आपकी जो लिस्ट का नाम है वो लेट्स से टेस्ट लिस्ट है, तो टेस्ट लिस्ट जो है वो हमारे पास एक पॉइंटर बन जाएगा स्टार्ट में 1 2 और 3, इसकी स्टार्टिंग लोकेशंस पे हो जाएगा। और जब आप इसमें 5 ऐड करेंगे तो इसी के आगे 5 जो है वो ऐड हो जाएगा अगर कॉन्टिन्यूस मेमोरी है। तो अब ये नहीं हुआ कि टेस्ट लिस्ट नहीं बनी है। तो जो टेस्ट लिस्ट है हमारे पास वो अमूमन क्या होता है, वो एक म्यूटेबल कैरेक्टर होता है, म्यूटेबल एक ऑब्जेक्ट होता है। तो अगर म्यूटेबिलिटी आपने इसकी ख़त्म करनी हो तो हम इम्यूटेबल के साथ कुछ चीज़ें डिफ़ाइन करके भी, या हम खुद ही प्रोग्रामिंग में सही तरीके से देख के कि कौन सी चीज़ म्यूटेबल है तो फिर हमने कब कॉपी बनानी है कब नहीं बनानी, ये सारी बातें जो है वो हम कर सकते हैं, देख सकते हैं और उसी हिसाब से अपने कोड को मैनेज कर सकते हैं। इसके ऊपर डिटेल्स काफ़ी आएंगी जो हम ग्रेजुअली जब पॉइंटर्स इस तरह की चीज़ों की डिस्कशन करेंगे तो फिर हम सीख जाएंगे। तो बायोप में क्या चीज़ म्यूटेबल है क्या नहीं, यहाँ पे जो ब्लॉक्स हमारे पास इस तरह के हैं, राउंड हैं या जो जिनके शार्प एजेस हैं, ये जो है वो इनपुट में इम्यूटेबल डाटा ले रहे होते हैं। और जबकि इस तरह के जो ब्लॉक्स होते हैं ये अमूमन इनका जो डाटा है वो चेंज हो सकता है वंस क्रिएटेड। तो अब ये है कि इनमें फ़र्क क्या है कि जब आप इम्यूटेबल डाटा की बात करते हैं तो ये कंकरेंसी में फ़ायदेमंद देता है, क्योंकि जब आप चीज़ें इकट्ठी चला रहे होते हैं तो अगर कोई एक थ्रेड है उसके ऊपर काम कर रहा है, दूसरा भी इसी में कोई चेंज कर देता है किसी वेरिएबल में, तो वहाँ पे मसला आना शुरू हो जाता है। तो हम अगर इम्यूटेबल डाटा कंकरेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ करेंगे तो हमें फ़ायदा होगा, क्योंकि डाटा जो है वो चेंज नहीं हो पाएगा तो हमें कोई इश्यूज आने के चांसेस जो हैं वो नहीं रहेंगे। इसी तरह से जो अगर आप म्यूटेबल डाटा यूज़ कर रहे हैं तो कंकरेंट प्रोग्रामिंग में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि कोई भी थ्रेड जो है वो कभी भी इसको चेंज कर पाएगा किसी डाटा को। तो म्यूटेबल डाटा के ऊपर ये वाले ब्लॉक्स जो हैं वो काम करते हैं। तो अब ये है कि इसके बाद हमने ये देखना है कि कोडिंग स्टाइल जो है वो किस तरह से हमें करना चाहिए। उसमें से एक छोटी सी बात है जो यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं कि जब हम सारा कुछ एक ही टायर में लिख देते हैं, हम एक सिंगल
जो टायर्ड एप्लीकेशन बना देते हैं। जैसे ये एक एग्जांपल है कि आपने ऊपर से लेकर नीचे तक सब कुछ कर दिया, तो ये मोनोलिथिक कोड बन गया है। तो मोनोलिथिक कोड लिखना एक कोई ख़ास अच्छी बात नहीं है। ये एक तो लिखना मुश्किल होता है, दूसरी बात है कि इसको डिबग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे मैंने आपको भी साइन वेव, एक छोटी सी चीज़ अगर मैं ऊपर से नीचे तक एग्जीक्यूट करती तो हमें अच्छा खासा टाइम भी लग जाता और समझने में प्रॉब्लम अलग होती। दूसरी बात है कि इसको पढ़ना भी मुश्किल है। तो अगर वैसे भी आपको किसी की हेल्प चाहिए तो आप उसके पास अपना कोड लेके जाएंगे तो फिर उसको भी बहुत मुश्किल होगी और आप का टाइम भी ज़ाया होगा और उसका भी ज़ाया हो रहा होगा। तो हम कोशिश करते हैं कि हम अपने ब्लॉग्स को जो है वो थोड़ा सा स्प्लिट करके, थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे, थोड़ा ब्लॉक्स में डिवाइड करके, थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट लेवल के ऊपर लिखें ताकि ज़्यादा रीडेबिलिटी जो है वो आ जाए। तो अब जैसे ये फॉर एग्जांपल हमारे पास है कि आपके पास होमवर्क वन में एक मिसाल थी कि जब हमने स्लॉट्स को चेक करना था कि जो गेस की गई स्लॉट है और जो कंप्यूटर की तरफ से एक्चुअल स्लॉट्स थी उनमें कितना जो है वो करेक्ट आई हैं। तो अगर आपने इस तरह से कोई कोड लिखा होता कि आपने स्क्रिप्ट वेरिएबल बना लिया और फिर जो है ना वो आपका कोई लूपर, आपने कहा है कि अगर ये चीज़ हो जाती है तो आप करेक्ट स्लॉट्स के अंदर ये नंबर कोई डाल दें, कि ये इसका मतलब है कि ये भी करेक्ट स्लॉट में है। और जब ये लूप ख़त्म हो जाएगा तो बाहर आप कहते हैं कि अपनी करेक्ट स्लॉट की लिस्ट को आपने जो है वो सेंटेंस बनाया है और उसके साथ ये बता दिया कि दी स्लॉट्स वर करेक्ट, और आपने यूज़र को ये बता दिया। अब जो है इसके अलावा अगर इसको हम डिबग करते तो क्या होता कि ये लूप जो है वो हर आइट्रेशन इसकी साथ साथ चलती जाती। अगर हम यहाँ से डिबग करना शुरू करते तो पहली आइट्रेशन भी, दूसरी भी, सो ऑन, तो ये हमारे लिए क्या होता कि मुश्किल हो जाती है इसको चेक करना, इसको अंडरस्टैंड करना। तो इसका एक और भी तरीका ये कि हम क्यों ना उसको ब्लॉक वाइज कर लें। अब बजाय ये कि उसको करेक्ट स्लॉट्स पेश करने के लिए हमने एक सिंपल ब्लॉक बना लिया विच इज़ मैचिंग स्लॉट फॉर सीक्रेट एंड गेस। और ये क्या करता है कि हमें सिर्फ स्लॉट रिटर्न कर रहा है जो कि उसकी करेक्ट है और फिर उसके बाद उसको सेंटेंस में कन्वर्ट कर रहा है। तो हम जो है वो अगर मोनोलिथिक मैनर में लिखने के बजाय थोड़ा सा ब्लॉक वाइज में लिख दें। अब मैं अगर वो करती हूँ डिबगिंग तो वो सिंपल ये एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और इसके अंदर जो है वो ब्लॉक की वैल्यूज सिर्फ आउटपुट में आएंगी। तो अंडरस्टैंड करना आसान हो जाएगा, जिसका मतलब ये है कि अगर मैचिंग स्लॉट वाला जो है वो ब्लॉक अगर सही चल रहा है तो फिर मैं इसको आसानी से अलहदा से टेस्ट कर सकती हूँ, बनस्बत इसके कि इन सब को मुझे इकट्ठे ही डिबग के थ्रू या किसी और तरीके से जो है वो टेस्ट करना पड़ रहा हो। तो अब देखें यहाँ पे सिंपल अगर ये ब्लॉक हमने बनाया हुआ हो तो इसको चेक करना आसान है, बनस्बत ये कि वो पूरा लूप में हमने उसको एग्जीक्यूट करवाना और देखना वो हमारे लिए मुश्किल है। तो अब टेस्ट कब किया, जब ये क्वेश्चन है आप इसको पॉज करें और फिर इसका जवाब दें कि जब आपने टेस्ट करना होता है तो क्या आपको कोड लिखने से पहले सोचना चाहिए कि क्या टेस्ट करना है, या फिर कोड के दौरान सोचना चाहिए, या फिर आपको उसके एंड पे सोचना चाहिए, या फिर हर टाइम सोचना चाहिए, या कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। तो ये बेसिकली जो आइडिया ये कहता है कि हमें हमेशा अपने टेस्ट केसेस जो हैं वो अपना कोड लिखने से पहले सोच लेने चाहिए, हमें उससे पहले लिखने चाहिए ताकि हमें पता हो कि हम क्या लिखने जा रहे हैं और हमारी जो कोड की वो क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। सो क्वेश्चन ये है कि टेस्टिंग होती क्या है। हमने क्लास में तो देखा था जब मैं आपको कहती थी कि अपने टेस्ट केसेस बताएं कि अगर इनपुट एन इक्वल टू 5 होगी तो फिर क्या बिहेवियर है, और अगर एन इक्वल टू 6 है फिर क्या बिहेवियर है। तो आप जितनी ज़्यादा दफ़ा वैल्यूज़ को चेंज करके टेस्ट करेंगे उतनी ज़्यादा ही आप श्योर हो सकते हैं कि आपका काम जो है वो चल रहा है। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि टेस्टिंग की टाइप्स क्या हैं, उसके बाद फिर हम देखते हैं कि टेस्ट केसेस बनाने कैसे होते हैं। तो चेक ईच ब्लॉक इंडिविजुअली फॉर करेक्टनेस, अगर आप हर ब्लॉक को चेक करते हैं उसकी स्पेक्स, इनपुट और आउटपुट के हिसाब से, तो उसे हम यूनिट टेस्टिंग कहते हैं, या यूनिट टेस्टिंग कर रहे हैं। अब फिर आप इस यूनिट टेस्टिंग के लिए क्या करें, जो हमने डिस्कशन किया कि आप अनएक्सपेक्टेड चीज़ें करें अपने ब्लॉक के साथ, और एंड आंसर ऑन आस्क ब्लॉक इनकरेक्टली एंड क्लिक द रॉन्ग बटन, ये सारे काम करके देखें, गलत इनपुट्स दे के देखें और फिर अपने ब्लॉक का बिहेवियर देखें। तो इसका मतलब है कि हमें अगर वो गलत कर रहा है तो इसका मतलब आपको अपने ब्लॉक में वो हैंडलिंग डालनी है कि वो क्यों गलत कर रहा है। जैसे आप नेगेटिव नंबर्स दे देते हैं तो क्या बिहेवियर है, अगर आप सबसे कम वैल्यूज़ दे देते हैं तो क्या बिहेवियर, एक बहुत बड़ी वैल्यू दे देते हैं तो क्या बिहेवियर है। और अगर आप ये करते हैं कि आप अपने प्रोग्राम की इंटायर टेस्टिंग करते हैं, पूरे पूरे प्रोग्राम को, जैसे मैंने अभी साइन वेव को किया था, तो इसको हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग कहते हैं। और अगर आप अपने प्रोग्राम को इस तरीके से टेस्ट करें कि आप जानते हैं कि उस कोड में क्या लिखा हुआ है, तो उसको हम ग्लास बॉक्स टेस्टिंग कहते हैं। और अगर आपको
आप इस तरह से टेस्टिंग कर रहे हैं एक आम यूज़र की तरह कि आपको नहीं पता कि आपके कोड में क्या लिखा हुआ है, तो उसको हम ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग कहते हैं कि एक काला डब्बा है जिसके अंदर आप देख नहीं सकते कि क्या हो रहा है। तो फिर आपका बिहेवियर बिल्कुल मुख्तलिफ होगा टेस्ट करने का, जबकि ग्लास बॉक्स टेस्टिंग में आपका बिहेवियर डिफरेंट होगा, क्योंकि आपको पता है कि मैं ऐसे करूँगा तो कोड की ये एक्सपेक्टेड आउटपुट हो सकती है और यहाँ पे ये क्रैश कर सकता है। तो दोनों तरह की टेस्टिंग जो है वो हेल्पफुल हो सकती है। और अगर आप ये करते हैं कि अपना कोड लिख लिया हुआ है और उसमें कोई नया फीचर ऐड करते हैं, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, पिछले सारे टेस्ट केसेस दोबारा से रन करने पड़ेंगे और देखने पड़ेंगे कि क्या इस चेंज से पिछले चलने वाली चीज़ें तो नहीं बंद हो गई। इसको हम रिग्रेशन टेस्टिंग कहते हैं। तो टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट क्या टेक्निक्स होती हैं कि पहले आप टेस्ट लिखें। मैंने आपको बताया ना कि कुछ लोग पसंद करते हैं पहले टेस्ट केसेस लिखना, तो पहले टेस्ट लिखें, इसको हम टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट कहेंगे कि आप प्रोग्रामिंग स्टाइल में कर रहे हैं। अब आप क्या कर सकते हैं ना कि नाउ यू कैन यूज देम टू हेल्प यू क्विकली फाइंड आउट इफ व्हाट यू हैव रिटन इज करेक्ट। तो आपको क्योंकि एक्सपेक्टेशन होती है कि टेस्ट केसेस पहले लिख लिया, इसका मतलब है कि आपका कोड इसी हिसाब से रन करना चाहिए। तब आपको हर स्टेप पे पहले ही पता चल जाता है। आप कोई चेंज करें, आप अपने लिखे हुए टेस्ट केसेस पे उसको दोबारा एग्जीक्यूट करें, फिर आपको पता चलेगा कि अब का काम सही है कि नहीं। अब देखते हैं कि टेस्ट केसेस कैसे बनाने हैं। अब ये एग्जांपल है जिसमें हम क्या करते हैं कि हम एक ब्लॉक ये लिखना चाहते हैं, रिमूव डुप्लीकेट। तो ये करेगा कि आपकी अरे के अंदर से डुप्लीकेट वैल्यूज़ को रिमूव कर देगा। एक लिस्ट इनपुट में लेगा और एक नई लिस्ट आउटपुट में लेगा जिसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज़ नहीं होगी। दैट इज़ फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ अ डुप्लीकेट वैल्यू इज केप्ट एंड ऑल अदर्स विल नॉट बी प्रेजेंट इन द आउटपुट। यानी एक रखेंगे और बाकी जो है वो डिस्कार्ड कर देंगे। सो डुप्लीकेट रिमूवल का मतलब ये है कि अगर ये आपकी लिस्ट है, लेट्स से लिस्ट का नाम LST है और इसके अंदर वैल्यूज़ हैं 23 -2 1 -2 0 1 89। तो जो आपकी आउटपुट है वो एक नई लिस्ट आनी चाहिए और जिसकी वैल्यूज़ होनी चाहिए 23 -2 1 0 8 और 9। यानी कि हमने क्या कर दिया, हमने इसमें से डुप्लीकेट्स रिमूव कर दिए हैं और उसकी जो फर्स्ट अकरेंस थी वो हमने उसी के अंदर रहने दी है। तो अब हम इसके यूनिट टेस्ट बनाने लगे हैं। यूनिट टेस्ट का मतलब ये है कि हम इस इंडिविजुअल ब्लॉक को चेक करेंगे। तो अभी आपने इसको खाली ब्लॉक ही बेशक बना लिया हो, तो आप इसका पहले टेस्ट केस बना लें कि इसके इनपुट में लिस्ट आ रही है, तब आपको पता है इसकी आउटपुट ये होनी चाहिए। तो हमने इक्वालिटी का ब्लॉक जो है वो चेक कर लिया। जब ब्लॉक सही नहीं होगा तो इस पूरे का आंसर जो है वो फॉल्स आएगा। यानी कि ये लिस्ट आनी चाहिए थी और ये आपकी ब्लॉक की आउटपुट जो भी आती है ये दोनों बराबर होनी चाहिए। अगर नहीं आ रही इसका मतलब है ब्लॉक गलत है। तो ये हमने पहला टेस्ट केस बना दिया, पहला यूनिट टेस्ट केस है इसका। इसी तरह से अगर जो है वो हम ये लिखते हैं 6232 और आउटपुट 623 आ रही है, तो इसका मतलब है ट्रू है। तो क्या अब हम फैसला कर लें कि हमारा ब्लॉक सही चलता है, एक वैल्यू के ऊपर सही आ रहा है, तो फिर हम कह सकते हैं कि सही चल रहा है। हम इतनी जल्दी नहीं कह सकते, हमें मल्टीपल वैल्यूज पे चेक करना चाहिए। सो अगर किसी बंदे ने ये लिख दिया और ब्लॉक में सिंपल रिमूव डुप्लीकेट के ब्लॉक में उसने यही कह दिया कि रिपोर्ट लिस्ट 623, तो इसका मतलब है कि ये वाला तो हमेशा ट्रू ही आएगा, क्योंकि आपका रिमूव डुप्लीकेट का ब्लॉक हमेशा जो है वो यही लिस्ट रिटर्न कर रहा है। तो आप इससे इक्वलिटी चेक कर लें तो वो तो हमेशा ट्रू आएगी। लेकिन अंदर इसका मतलब इस बंदे ने जो है वो, जिसको हम कहते हैं कि दो नंबरी की हुई है, गलत काम किया हुआ है, लेकिन चेक करने वाले को तो नहीं ना पता चलेगा कि सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो इसका मतलब है कि हमें मल्टीपल टेस्ट केसेस चेक बनाने पड़ेंगे। अब हमने एक और टेस्ट केस डाल दिया, रिमूव 737, और उसमें से 7 रिमूव होगा तो ये आ जाएगा। तो क्या अब हम कह सकते हैं कि ब्लॉक सही है कि नहीं? तो देखते हैं। लेट्स से अगर किसी बंदे ने कोड इस तरह से कर दिया हो कि ऑल बट लास्ट ऑफ डाटा, उसमें से क्या करता है कि सारे रहने दो, सिर्फ आखिरी एलिमेंट निकाल दो। तो अब ये दोनों केसेस के ऊपर ट्रू है, लेकिन किसी और के ऊपर ये टेस्ट केस फेल हो, किसी और के ऊपर अगर आप वैल्यूज पर ट्राई करेंगे तो ये प्रोग्राम गलत है। तो इसका मतलब है कि हमें अपने टेस्ट केसेस और बेहतर बनाने हैं। हम अब इसको और बेहतर करते हैं, तो हम मोर टेस्ट केसेस डालेंगे। अब हम ये डाल देते हैं एक और एक्सटेंसिव, जिसमें हम इस तरह से लिख देते हैं कि 4 टेट्रा दे दिए तो एक आना चाहिए, शुरू की वैल्यूज डबल है आखिरी डबल नहीं है, और पहली वाली में इस तरह से कि आखिरी वैल्यू डुप्लीकेट है। तो जितने आप टेस्ट केसेस डालते जाएंगे, अपने आप को ब्रेनस्टॉर्म करें और देखें कि हम कितने एज केसेस कवर करके देख सकते हैं कि किनारे वैल्यूज़ के हिसाब से, एवरेज वैल्यूज़ के हिसाब से कितने टेस्ट केसेस आ सकते हैं। तो टेस्ट केसेस जो हैं वो होमवर्क 1 में भी हमारे पास हम डाल सकते हैं
कि इसके अगेंस्ट भी हम डाल सकते हैं। तो अब ये देखें कि अगर हमें ये पता है कि मैचिंग स्लॉट इसकी वैल्यू अगर 2 होनी चाहिए, तो हम इस तरह से लिख के भी टेस्ट केसेस बना सकते हैं कि जिबी और रोबो की वैल्यू 2 होनी चाहिए, हेलो और जेलो की 4 होनी चाहिए, और इस तरह से करके। और इसी तरह से डिफरेंट लेंथ के अगर दे दिए जाए स्ट्रिंग्स, तो फिर उसको चलना चाहिए कि नहीं। तो ये डिफरेंट साइजेस दे दिए हैं, यानी कि आप देखें वेरिएंस ही देखें, पहले आप इक्वल के हिसाब से दे रहे थे, फिर ये कि अगर डिफरेंट दे दिए जाए तो फिर भी उसको सही चलना चाहिए कि नहीं। सो स्नैप के अंदर जो है ना, वो हमारे पास एक टेस्ट का ब्लॉक भी है। तो ये टेस्ट का ब्लॉक क्या करता है कि आप इसको इनपुट देते हैं और ये बताते हैं कि इसकी एक्सपेक्टेड आउटपुट ये है। जैसे कि हम यहाँ पे ये देखें कि अगर इस प्लस के जो ब्लॉक के अंदर इनपुट्स 2 और 3 दे दी जाएं, तो फिर जो और लिस्ट इसको 100 और 100 दे दिया, सो दो लिस्ट अगर इसको प्रोवाइड कर दी जाए, तो हमें आंसर क्या मिलना चाहिए। हमें आंसर ये मिलना चाहिए कि ये इस लिस्ट की वैल्यूज़ को ऐड कर दे और फिर इस लिस्ट की वैल्यूज़ को जो है वो ऐड कर दे। तो उससे क्या होगा, जैसे 2 3 5 आउटपुट आनी चाहिए और दूसरे इनपुट के केस में 200 आउटपुट आनी चाहिए। तो अगर तो आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है वो इस ब्लॉक को इन पे अप्लाई करने के बाद यही आती है, तो इसका मतलब ये है कि ये सही है। इसी तरह से यहाँ नीचे अगर आप देखें तो स्क्वायर रूट ऑफ दिस को अगर इस इनपुट लिस्ट और इस इनपुट लिस्ट पे अप्लाई किया जाए, तो 1 का जो स्क्वायर रूट है वो 1 ही है और 100 का जो स्क्वायर रूट है वो 10 है। आपने ये देखा है कि हमें अब बजाय कि एक सिंगल सिंगल यूनिट टेस्ट केस लिखते हैं, हमने एक ही टेस्ट का ब्लॉक यूज़ किया, उसमें मल्टीपल इनपुट्स प्रोवाइड कर दिया और एक्सपेक्ट कर दिया आउटपुट के लिस्ट की शक्ल में ये होगा। तो हम ये टेस्ट का जो ब्लॉक है वो हम इकट्ठे अगर करना चाह रहे हैं तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो अब जैसे यहाँ पे है एक एग्जांपल के अगर हम रिमूव डुप्लीकेट के ऊपर कॉल करें, अब 3 इन डिफरेंट तरह के इनपुट्स हमने दे दिए हैं, तो 623 और 228 और 444, तो ये इसकी एक्सपेक्टेड आउटपुट है। तो हमने तीनों को इकट्ठा कर दिया, तो अगर इस तरह से जो आउटपुट आपकी आएगी, तो अगर सारे टेस्ट केस क्लियर है तो ये हाँ हर जगह ट्रू होगा, इसका मतलब ब्लॉक बिल्कुल ठीक है। अगर कोई एक भी फॉल्स है, इसका मतलब है कि उस पर्टिकुलर केस के लिए ब्लॉक को ठीक होना ज़रूरी है। अच्छा, अब हम होमवर्क 3 के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। होमवर्क 3 जो है वो एक 2048 की गेम है जो हमारे पास ये गेम हो सकता है आपने खेली हो पहले कभी, मैंने तो काफ़ी खेली हुई है। इसमें हम ये करते हैं बेसिकली कि स्वाइप अप, स्वाइप लेफ्ट, स्वाइप राइट या स्वाइप डाउन, ये सारे ऑपरेशंस हमारे पास होते हैं। अगर मैं इसको ऊपर की तरफ ड्रैग करूँगी ना, तो ये वाला 2 जो है वो इस 2 के अंदर ऐड हो जाएगा, 2 + 2 4 हो जाएगा। ये वाला 4 इस 4 में ऐड हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये 8 और 8 ऐड हो जाएगा 16, और 2 ऐसे ही रहेगा। 32 ऐड हो जाएगा 64 ऐसे ही रहेगा। तो ये क्या करता है, यानी कि सेम कलर के जो ब्लॉक्स होते हैं और सेम नंबर के ब्लॉक्स होते हैं, इनको ये ऐड कर देता है। तो आप जिस तरफ भी स्वाइप करेंगे वो उस तरफ ऐड कर देगा। तो ये वाली गेम ना आप डाउनलोड करके खेलें या फिर आपको आइडिया होगा कि ये कैसे करनी है। बेसिकली होमवर्क 3 में हमने ये वाली गेम जो है वो बनानी है। तो इसमें कुछ इस तरह से हमारे पास जो बोर्ड होगा एक, ये बेसिकली अगर आप ऊपर देखें तो 4x4 का बोर्ड है। चार चार इस तरफ कॉलम्स भी इसके 4 हैं और रोज भी इसकी 4 हैं और टोटल 16 खाने हैं। तो 4x4 का हमारे पास ये बोर्ड है। इस 4x4 के बोर्ड के अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो क्या हो सकती हैं कि ये जो है ये पहली रो की क्या वैल्यूज़ हैं, पहले खाने में क्या है, दूसरे खाने में क्या है, तीसरे खाने में, चौथे में, एंड सो ऑन। 16 खानों की जो वैल्यूज़ है वो आप बोर्ड को जो है वो ये वैल्यूज़ दे के इनिशलाइज कर सकते हैं। और इसके जो यूनिट टेस्ट केसेस हैं वो हमारे पास किस तरह से हो सकते हैं कि अगर हमारे पास स्टार्टिंग बोर्ड की जो पोजीशन है वो आप देखें, पहली 2 है, दूसरी 0 है, फिर 8 और फिर 0 है, फिर अगली रो में 0 4 0 32 एंड सो ऑन। तो अगर ये हमारे पास जो है वो बोर्ड हो, तो इसकी जो जब मैं मर्ज अप का फंक्शन कॉल करती हूँ, यानी मैं स्वाइप अप करती हूँ, तो फिर जो अगली आउटपुट है जो इस मर्ज अप के ब्लॉक को मुझे नेक्स्ट बोर्ड आउटपुट में देना चाहिए, उसकी वैल्यू जो है वो ये होनी चाहिए 4 8 16 64 0 0 2 64 और बाकी सारी 0। तो आप समझ जाएं कि टेस्ट केस में अगर आपने मर्ज अप के फंक्शन को टेस्ट करना होगा तो आप इस तरीके के साथ जो है वो टेस्ट कर सकते हैं। तो अब समरी देख लेते हैं हमने क्या पढ़ा है। हमने ये देखा है कि इम्यूटेबिलिटी क्या होती है और म्यूटेबिलिटी क्या होती है, और टेस्टिंग जो है वो क्यों ज़रूरी है,
टेस्टिंग जो है इट शोज द प्रेजेंस नॉट द एब्सेंस ऑफ बग्स। तो ये आपको ये बताते हैं कि आपके कोड में कहाँ मसला है। इसके अलावा हमने ये देखा है कि एल्गोरिदम की जो करेक्टनेस है उससे क्या मुराद है। बाज़ औक़ात इसके हमें मैथमेटिकल फॉर्मलिज्म की ज़रूरत पड़ती है और हमें गारंटी द एल्गोरिदम इज इम्प्लीमेंटेड एज अ फंक्शन एंड न्यूमरेशन ऑफ ऑल पॉसिबल इनपुट्स। तो बाज़ औक़ात हमने ये भी देखना पड़ता है कि हर तरह की इनपुट के ऊपर इसको टेस्ट करना पड़ता है, ऑल पॉसिबल इनपुट्स, और फिर अगर सब के ऊपर सही है तो फिर हम कहेंगे हमारा एल्गोरिदम भी करेक्ट है।